नेक्स्ट टॉपिक है अपना टेक्सोनॉमिकल एड्स। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं, तो पहले मैं आपको ना एड्स बता देती हूँ क्या है। तो एड्स इज एनीथिंग दैट विल हेल्प यू इन समथिंग। तो जैसे कि अब मैं टीचिंग कर रही हूँ बेटा, है ना, तो टीचिंग के लिए टीचिंग एड्स की जरूरत होती है। टीचिंग एड कौन कौन से होते हैं? आपको चौक चाहिए होगा, आपको बोर्ड चाहिए होगा, है ना, आपको क्या चाहिए, आपको अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आपको पेन टैब चाहिए होगा पढ़ाने के लिए। तो ये सब टीचिंग एड्स है जो मुझे टीचिंग में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है जो आपको चीजें टेक्सोनॉमी में हेल्प करेंगी, टेक्सोनॉमी को स्टडी करने में हेल्प करेगी, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? टेक्सोनॉमिकल एड्स बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे आ जाएंगे, लाइक हर्बेरियम आ जाएगा, बोटेनिकल गार्डन आ जाएगा, की आ जाएगा। सो देखो यहाँ पे लिखा है टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresources and their diversity। तो ये कह रहे हैं टेक्सोनॉमी को हमें स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे फिर हम अपनी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी फॉरेस्ट्री के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम अपनी डाइवर्सिटी के बारे में पता कर सकते हैं। दी स्टडी वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन, इसके लिए हमें करेक्ट क्लासिफिकेशन करनी चाहिए ऑर्गेनिज्म की, और उसकी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए या तो आप उसको लेबोरेटरी में स्टडी करेंगे या आप उसको फील्ड्स में स्टडी करेंगे, है ना। तो बहुत ज्यादा इंटेंसिव फील्ड स्टडी और लेबोरेटरी स्टडी करनी पड़ती है उसके लिए। नेक्स्ट देखो, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द कलेक्शन ऑफ actual specimen of plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic studies। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि what is the main requirement for the what is the main requirement for taxonomic study। taxonomic study के लिए सबसे पहली तो जरूरत है आपके पास actual specimen होना चाहिए जिसको आप स्टडी करने वाले हो। सपोज करिए आपने एक नई प्लांट की स्पीशी देखी, ठीक है, न्यू प्लांट स्पीशी आपको मिली, तो उसकी आपने फोटो ले ली, पिक ले ली आपने उसकी। ठीक है, तो पिक से काम नहीं चलेगा, आपके पास उसको रियल फॉर्म में वो स्पीशी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उसके फीचर स्टडी कर सकते हो। पिक से आप नहीं कर सकते स्टडी, पिक से आप उसके सारे डायमेंशन स्टडी नहीं कर पाओगे। सो यू मस्ट हैव द रियल वर्जन ऑफ दैट प्लांट, वो रियल प्लांट आपके पास होना चाहिए। तो एक्चुअल स्पेसिमेन आपके पास होना बहुत जरूरी है टेक्सोनॉमिक स्टडीज करने के लिए। कोई फोटो या कोई इमेज इन सबसे काम नहीं चलता है। ठीक है, these are also fundamental to studies and essential for training in systematics। ये systematics में भी help करती हैं। It is used for classification of an organism and the information gathered is also stored। यहाँ पर हम organism को classify करने के लिए इसको help करते हैं, और फिर जो हमें information मिलती है उसको हम future use के लिए store कर लेते हैं, कि अगर in case later किसी को वो काम करना हो उस same species पे, तो उसको वो information already मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन। बायोलॉजिस्ट ने बहुत सारे ऐसे तरीके, बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स, बहुत सारे ऐसे मेथड्स डेवलप करे हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, एज वेल एज विद द स्पेसिमेन। तो वो वही मेथड्स हैं, जैसे कि हर्बेरियम हो गया, बोटेनिकल गार्डन, यही सब हमने डेवलप करे हैं। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है हर्बेरियम। सो हर्बेरियम में क्या होता है? हर्बेरियम में देखो लिखा है, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड। उनको हम ड्राई करते हैं पहले, तो फिर हम उनको प्रेस करते हैं, ठीक है, एंड देन प्रिजर्व्ड ऑन शीट। तो पहले आप करोगे ड्राई, डी, फिर आप करोगे पी, और फिर आप करोगे पी। तो डी पी पी इज द सीक्वेंस। ठीक है, ये याद रखना है, ड्राइड करोगे, प्रेस करोगे एंड देन प्रिजर्व्ड ऑन शीट। ये आपका हर्बेरियम शीट बनाने का सीक्वेंस होता है, डीपीपी। Further, these sheets are arranged according to universally accepted system of classification। फिर हम इनको ना वो करते हैं, क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड सिस्टम है वो, दैट इज बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये वाला सिस्टम यूज करा जाता है। आपको इसका नाम पूछा नहीं जाएगा, बट आपको फिर भी थोड़ा सा अगर याद रखना है तो आप याद रख सकते हो। These specimen along with their description on herbarium sheets become a storehouse or repository for future use। ठीक है, तो ये फ्यूचर यूज के लिए एज अ रिपोजिटरी, एज अ डेटाबेस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर किसी को भी फ्यूचर में कोई भी प्लांट पे स्टडी करना है तो वो सीधा हर्बेरियम में जाकर हर्बेरियम की शीट्स उस प्लांट की देख सकता है, उसको वहां से उसके बारे में आइडिया मिल जाएगा। तो इसके लिए इनको स्टोर करा जाता है फॉर फ्यूचर यूज। द हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। जो डेट है जहां पर वो करा गया प्रोसेस, वो कब करा गया है। ठीक है, तो एक हर्बेरियम शीट इसमें हम बनाते हैं,
उस हर्बेरियम शीट में सारी इंफॉर्मेशन होती है, कब वो बनाया कलेक्ट करा गया है, कहाँ से कलेक्ट करा गया है, उसका इंग्लिश नेम क्या है, उसका लोकल नेम क्या है, उसका बोटेनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, कलेक्टर नेम क्या है, एटसेट्रा। ठीक है। हर्बेरिया का ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्बेरिया सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिक स्टडीज। तो ये कौन सी टेक्सोनॉमिक स्टडीज है? बेसिकली अल्फा टेक्सोनॉमिक स्टडीज में। जो अल्फा टेक्सोनॉमिक स्टडीज होती है ना बेटा, जो कि सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे करी जाती है, उनमें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारे पास ना कई कई सारे तरह की टेक्सोनमी है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है। तो अल्फा टेक्सोनमी सबसे सिंपल है, जिसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देते हैं। तो उस केस में हर्बेरियम शीट्स और हर्बेरियम सबसे बेस्ट है, क्विक रेफरल सिस्टम है, मतलब सबसे बेस्ट है, बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाती है। ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे हर्बेरियम शीट बताती हूँ कैसी है। ठीक है। तो हर्बेरियम शीट जो होती है ना, इस तरह की होती है वो। जो हर्बेरियम शीट की साइज है ना, इंटरनेशनल साइज है, वो है 4129 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इसको इंचेस में लिखना है तो 11.5 इंटू 16.5 इंचेस। ठीक है। तो ऐसे होती है 29 सेंटीमीटर, ऐसे 41, दिस इज 41 एंड दिस इज 29। ऐसे हर्बेरियम शीट होती है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें अपना स्पेसिमेन जो है उसको पेस्ट करना होता है। ठीक है। आप अपने स्पेसिमेन को यहाँ पर चिपकाएंगे, जो भी आपका फ्लावर है, प्लांट है, जो भी आपने लिया है उसको यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। और साइड में हम क्या रखते हैं, साइड में हमारे पास होता है लेबल का। ठीक है। तो ये कोई भी प्लांट ले लीजिए, यहाँ पर साइड में होता है लेबल सेक्शन। ठीक है। इसको बोलते हैं लेबल सेक्शन। इसके डायमेंशन है 7 इंटू 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ऐसे 12 और ऐसे 7। ठीक है। ये इसका डायमेंशन रहता है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो इंफॉर्मेशन में अगर आप देखोगे तो पीछे आपको दे रखा है, इंफॉर्मेशन के नाम पर इनके पास क्या है, दे हैव, एक तो डेट कब कलेक्ट करा गया, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, कलेक्टर नेम क्या है। ठीक है। तो यहाँ हम ये सब लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना होता है डेट ऑफ कलेक्शन, कब आपने उसको कलेक्ट किया है। साइड में जो लेबल सेक्शन है वो हमेशा राइट हैंड साइड में लोअर बॉटम कॉर्नर पर होता है। उसके बाद आपको लिखनी होती है प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से आपने कलेक्ट किया है। फिर आपको उस प्लांट का लोकल नेम बताना होता है कि जिस एरिया में आप, जहाँ से आप उसे लेकर आए वहां पे लोकल पीपल उसको क्या बोलते हैं। फिर आपको बताना होता है उसका इंग्लिश नेम क्या है, इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है। फिर आपको बताना होता है उसका बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है ना। तो देखो कितने तो नाम बता दिए हमने उसके। फिर हमें सिक्स उसकी फैमिली बतानी होती है, उसकी फैमिली मेंशन करनी होती है शीट पे। एंड लास्ट में हमें मेंशन करना होता है नेम ऑफ कलेक्टर, नेम ऑफ द कलेक्टर जिसने उसको कलेक्ट किया। जैसे अगर आप कलेक्ट करके लाए हैं तो लास्ट में आपका नाम आएगा। तो ये 7 थिंग्स जो हैं, 7 इसके अंदर लेबल सेक्शन में पॉइंट्स हमें नोट करने होते हैं। ठीक है। तो इस तरह की आपकी जो है हर्बेरियम शीट दिखने में होती है। ये मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाती है। ठीक है। तो आप स्टेशनरी के शॉप में इसको खरीद सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बोटेनिकल गार्डन। तो नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन्स जो होते हैं ये क्या है, स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैं वेयर कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। तो देखो अभी तक हमने जो हर्बेरियम पढ़ा था, तो हर्बेरियम के अंदर जो प्लांट्स थे ना वो थे डेड, है ना, ड्राइड प्रेस्ड डेड थे। जबकि यहाँ पर जो प्लांट्स है बोटेनिकल गार्डन में वो है लिविंग, ये याद रखना है आपको। ठीक है। प्लांट स्पेसिमेन इन दीज गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, के लिए हम उनको ग्रो करवाते हैं, हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं वो। ठीक है। उसकी फिर हम लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग में हम दो चीजें लिखते हैं, एक तो उसका बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली। तो हम इनको ना पॉट में लगा के रखते हैं। आपने कभी बोटेनिकल गार्डन विजिट किया होगा, तो पॉट के अंदर ना प्लांट्स लगे रहते हैं, और उस पॉट में उसके साइड में ही उनको टैग दिया होता है। उस टैग के अंदर उनके दो फीचर्स लिखे होते हैं, एक तो उनका बोटेनिकल नेम क्या है और एक उनकी फैमिली क्या है। ठीक है। तो ऐसे आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो फेमस बोटेनिकल गार्डन है उसका नाम है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, और ये बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में सिचुएटेड है, क्यू प्लेस में। ठीक है। तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो है दैट इज इन क्यू इंग्लैंड। उसके अलावा इंडियन बोटेनिकल गार्डन है हावड़ा में, कलकत्ता में। एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको NBRI बोलते हैं,
ये है लखनऊ में। तो आपको ये तीनों एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। एक तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, नेक्स्ट इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा कलकत्ता में, एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया में। सो म्यूजियम इज द अनदर नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड। तो आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम जो है जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ये बनाया जाता है, सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर होता है ना। तो आपकी जो बायो की लैब होगी वो एक तरह से म्यूजियम ही है। वहाँ पे अलग अलग स्पेसिमेंट्स रखे हैं प्लांट के, एनिमल्स के, ठीक है। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। इसमें भी आपको याद रखना है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर नहीं मिलता। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब ड्राइड या प्रेस्ड या प्रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स और जार्स में हम उनको प्रिजर्व करते हैं इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। और जो प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन ज्यादातर यूज करी जाती है, आपने अपने लैब में भी देखी होगी, दैट इज फॉर्मेलिन, ठीक है। तो कौन सी होती है वो सोल्यूशन? फॉर्मेलिन है, ये याद रख लेना आप लोग। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स में ऑल्सो भी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन की तरह भी हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, हर्बेरियम की तरह, ठीक है। इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट को क्या करा जाता है? पहले तो उनको कलेक्ट करा जाता है, ठीक है। इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्सेस में रखा जाता है, उनको पहले कलेक्ट करते हैं, फिर किल करते हैं, फिर पिन करते हैं। तो इंसेक्ट के साथ होता है CKP, कलेक्ट करते हैं, फिर उनको किल करते हैं, फिर उनकी पिनिंग कर देते हैं किसमें? इंसेक्ट बॉक्सेस में, ठीक है। इंसेक्ट बॉक्स के अंदर उनको हम पिन कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी को स्टफ करा जाता है, पिचकाया जाता है और फिर प्रिजर्व करा जाता है, ठीक है। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू। तो कुछ कुछ म्यूजियम में, सभी म्यूजियम में तो नहीं, कुछ एनिमल्स के स्केलेटन भी होते हैं, जैसे डायनासोर का स्केलेटन है जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है लंदन में, वहां पर, ठीक है। तो ये किसी किसी म्यूजियम में है, सब में नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जोलॉजिकल पार्क विच इज ऑल्सो नोन एज जू। तो जू आपको पता है, आप सबने जू आप गए होंगे घूमने के लिए, तो वहां पर आपको क्या मिलते हैं? द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। उनको हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में ह्यूमन केयर के अंदर प्रोटेक्ट करके रखते हैं, विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। तो ये याद रखना कि हम जू से क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। हम जू में रखने से एनिमल्स की उनकी फूड हैबिट्स क्या क्या है, वो कितना खाते हैं, किस टाइम खाते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो सब स्टडी कर सकते हैं। All animal in zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitat. उनका जो नेचुरल हैबिटाट है वो है फॉरेस्ट। तो हम कोशिश करते हैं उनको फॉरेस्ट के जैसी सारी कंडीशंस प्रोवाइड करी जाए, और वो होती भी है, ठीक है। आगे दे रखा है चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क कॉमनली कॉल्ड जूस, ठीक है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट देखिए, जो नेशनल जोलॉजिकल पार्क है, नेशनल जोलॉजिकल पार्क ये न्यू दिल्ली में है। इसको फाइनेस्ट जू ऑफ एशिया बोलते हैं, ठीक है। फाइनेस्ट जू इज नॉट ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइनेस्ट जू इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कलेक्शन बहुत अच्छी है। वाइल्ड एनिमल्स की जो कलेक्शन है ना, दैट इज वेरी गुड। बहुत अच्छे अच्छे एनिमल्स मिलते हैं जो बाकी जूज में आपको नहीं मिलते, इसीलिए इसको बोलते हैं दिस इज द फाइनेस्ट जू ऑफ एशिया, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट आपको एनिमल्स दिखाए, एनसीईआरटी की इमेज है ये, ठीक है। तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट इज बेटा की। सो की जो होता है, इट इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। याद रखना, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए यूज करा जाता है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको देखनी है। पहली चीज तो की का काम है आइडेंटिफिकेशन में, प्लांट्स और एनिमल दोनों की, एंड सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे। नाउ की है क्या? की क्या कोई चाबी है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। की बेसिकली क्या है? कुछ रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन है, कुछ रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन होते हैं। ये पेपर है, एक तरह से प्रिंट फॉर्म में कुछ डेटा है, बुक है, जिसकी मदद से हम ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। सो की के अंदर हमेशा क्या होता है, हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कपलेट। ये पेयर में मिलता है। वी ऑलवेज यूज अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर विच इज नोन एज कपलेट, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करिए आपको एक प्लांट मिला, आपको उसे की मदद से स्टडी करना है। तो ये प्लांट की लीफ है। अब आप इसकी जो कैरेक्टर है स्टडी कर रहे हो, तो आप इसका लीफ कलर स्टडी कर रहे हो। सो आप की मदद से वो स्टडी कर रहे हो, तो लीफ कलर में आप देखोगे आपके पास दो चॉइसेस होंगी, या तो इसका कलर है येलो या इसका कलर है ग्रीन। सो ये आपने दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ले लिए ना, है ना, इसको कपलेट बोलते हैं।
अब कपलेट में से आपकी लीफ में कोई एक ही कलर होगा, या तो आपकी लीफ का कलर येलो होगा या ग्रीन होगा, ठीक है। तो कपलेट में से कोई एक ही चूज करा जाता है और दूसरा रिजेक्ट हो जाता है। सो इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस, दो ऑपोजिट ऑप्शन में चॉइसेस ली जाती है। दिस स्टेटमेंट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन, यहाँ पर क्या, दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अनदर वन। सपोज करिए इसका कलर है ग्रीन, तो आप ग्रीन वाले को सिलेक्ट करेंगे, येलो वाले को आप सिलेक्ट नहीं करोगे। तो आपने कपलेट में से एक को सिलेक्ट किया, एक को सिलेक्ट नहीं किया, है ना, ये तो हमेशा हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो आपने येलो लिया और ग्रीन लिया, इनको तो कपलेट बोल रहे हैं, बट एज अ इंडिविजुअल ग्रीन को या येलो को हम क्या बोलते हैं, दैट इज लीड, उसको लीड बोला जाता है, ठीक है। तो जब दोनों कॉन्ट्रास्टिंग लेंगे तो वो कपलेट है, बट अगर एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसको लीड बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड, राइट। सेपरेट टेक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज, जैसे फैमिली के लिए अलग की होती है, अगर आपको किसी के फैमिली को के बेसिस पे क्लासिफाई करना है, किसी को जीनस के बेसिस पे क्लासिफाई करना है, स्पीशी के बेसिस पे क्लासिफाई करना है, सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कीज, सबके लिए अलग अलग कीज होती है। एंड नेक्स्ट इज की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखना। यहाँ से काफी बार बेटा क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि किस चीज में यूज है, आइडेंटिफिकेशन में, किस किस के बेसिस पे, ओनली सिमिलैरिटी ओनली डिसिमिलैरिटी, तो याद रखना बोथ, दोनों के बेसिस पर है। पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को कपलेट बोलते हैं, ईच कैरेक्टर इज लीड बोलते हैं उसको, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होता है, दूसरा सिलेक्ट नहीं होता है, राइट। फिर आपको याद रखनी है ये वाली लाइन भी कि हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए सेपरेट की होती है। एंड लास्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल का मतलब है दे हेल्प्स इन एनालिसिस, एनालाइज करने में वो हेल्प करेंगी। तो कोई भी चीज जब किसी चीज को एनालाइज करने में हेल्प करती है उसको एनालिटिकल बोलते हैं। तो स्टेटमेंट देखिए जनरली एनालिटिकल बोला है, क्वेश्चन में आपको बोलेंगे ऑलवेज एनालिटिकल, समटाइम्स एनालिटिकल, है ना। तो ऐसे ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होना, आपको एनसीईआरटी में जो लिखा है वही याद करना है, दैट इज जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग। अब ये सारे के सारे क्या है, ये सब भी कुछ रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन होते हैं, कुछ बुक्स के फॉर्म में, कुछ लिटरेचर के फॉर्म में, कुछ कैटलॉग्स के फॉर्म में, ठीक है। ये सब रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन है जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प्स इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा जो है, जो पहले वाला दे रखा है आपका फ्लोरा, वो क्या है बेसिकली, वो क्या बताता है आपको, अकाउंट ऑफ हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ गिवन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले प्लांट्स का हैबिटाट और उनका डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, ठीक है। तो इसमें एक एग्जाम्पल है फ्लोरा ऑफ दिल्ली, ये बुक जो है ये बेसिकली एक इंडेक्स होता है या बुक बोल सकते हो, दिस इज अ इंडेक्स और बुक जो कि लिखा था बाय जेके महेश्वरी ने, ठीक है। इसके अंदर ना, इस बुक के अंदर या इस इंडेक्स के अंदर सारे दिल्ली में मिलने वाले प्लांट्स के हैबिटाट और उनका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है। नेक्स्ट देखो, ये एक इंडेक्स है ऑफ प्लांट स्पीशी फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। मैनुअल्स जो होते हैं आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स एंड स्पीशी फाउंड इन अ एरिया। मैनुअल्स की मदद से हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाली स्पीशी का नाम, ठीक है, पता कर सकते हैं, आइडेंटिफाई। सो जो मोनोग्राफ होता है वो होता है किसी भी एक टेक्सॉन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, तो ये बेसिकली लिटरेचर है, ठीक है, लिटरेचर है, इसके अंदर होती है। अब जैसे जिम्नोस्पर्म के ऊपर पूरी बुक है एक, तो सिर्फ एक ही टेक्सॉन पे इंफॉर्मेशन होगी, जिम्नोस्पर्म, दूसरी में एंजियोस्पर्म्स के बारे में। तो जब सिर्फ एक ही टेक्सॉन के बारे में, या तो जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म या पैंथेरा, कुछ भी ले लो, उस पे इंफॉर्मेशन होती है, उसको मोनोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। कैटलॉग होता है कि अल्फाबेटिकली आप अरेंज करिए, अल्फाबेटिकली, मैनुअल ऐसे बोल सकते हो, बिल्कुल मैनुअल के जैसा है बट वहां पे अल्फाबेटिकली अरेंज करा जाता है, ठीक है। सो कैटलॉग इज नथिंग, इट इज सिमिलर टू मैनुअल बट इट इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेटिकल मैनर, राइट। सो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड की पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीडिंग हमने यहाँ पे करी है। बहुत सारी हमने ऐसी भी चीजें देखी है जो एनसीईआरटी में नहीं करी गई है, और एनसीईआरटी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है बहुत अच्छे से। तो आपको एनसीईआरटी को हमेशा इसी तरह से पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।
आगे आने वाली और वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बेटा। लॉकडाउन का टाइम है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, तो उनको ये वीडियो मिलेगी तो वो भी अपना साथ के साथ सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।